Pranam everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 1 History 10th Standard CBSE. Name of the chapter is Nationalism in Europe, and this would be the fourth part of this chapter. Today I am going to start from page number 19. Fourth part of this chapter is the making of Germany and Italy. In this part, we are going to focus on various procedures and the events that led to the unification of the different countries like Germany and Italy and Britain also. So, Germany, can the army be the architect of a nation? क्या जर्मनी, क्या कोई सेना किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की निर्माता बन सकती है? आफ्टर 1848, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म था उसका जो भी उसकी एसोसिएशन थी, जनतंत्र हो गया या डेमोक्रेसी या क्रांति से वो अलग होने लगा था. राज्य की जो सत्ता है उसको बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप के ऊपर राजनीतिक डोमिनेशन हासिल करने के लिए जो भी रूढ़िवादी लोग थे, जो भी कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया. मीन्स देशभक्ति वाली भावनाओं का इस्तेमाल किया इन रूढ़िवादी लोगों ने. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state. ये जो सारी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं, जैसे जिस तरीके से इटली और जर्मनी जो है वो एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने. जैसा आपने देखा है कि जो भी राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो जो मिडिल क्लास जो जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी. मीन्स जो जर्मन भाषी जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी थे, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग थे. उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक चुनी हुई संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश की. लेकिन ये जो राष्ट्र राज्य बनाने की जो कोशिश थी लिबरल्स की, इसको उखाड़ के दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो लिबरल लोगों का इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, इसको रिप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया कंबाइंड फोर्सेस ने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने. मतलब राजा और उसकी जो मिलिट्री थी उन्होंने इन लिबरल लोगों का ये सपना पूरा नहीं होने दिया. ऊपर से इन लोगों को सपोर्ट भी था. जुंकर लैंड ओनर्स को बोलते हैं, जो पर्शिया के जुंकर से, उनका इनको सपोर्ट भी था. फ्रॉम देन, उस समय के बाद पर्शिया जो था, इट टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशन यूनिफिकेशन. मतलब पर्शिया ने अपने हाथों में जर्मनी को एकीकृत करने का काम अपने हाथों में ले लिया. इसका जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, ये इसको आर्किटेक्ट माना जाता है इस जर्मनी के यूनिफिकेशन का of this process carried out with the help of Persian army. और उसको इस जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम उसने पूरा किया पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सहायता से, जो नौकरशाही है उसकी सहायता से. और उसके बाद दे 3 wars over 7 years, 7 सालों में 3 युद्ध हुए थे, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ. एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और इन तीनों युद्धों में जो पर्शिया था वो विजयी हुआ था. एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यहाँ पर जो इसका यूनिफिकेशन का काम था जर्मनी का वो पूरा हुआ. इन जनवरी 1871 में वर्साई में एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया, जहाँ पर प्रशा का जो राजा था विलियम फर्स्ट, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया. 18 जनवरी 1871 को की सुबह के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर बहुत ठंडी सुबह थी. एक असेंबली बुलाई गई. इसमें पर्शिया प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन राज्य के जो प्रिंस थे, और मतलब जो जर्मन राज्यों के जो राजकुमार थे, सेना के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे और जो उनके प्रमुख मंत्री थे, ओटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशासक के जो महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई वर्साई के महल के बहुत ज़्यादा ठंडे, यहाँ पर एक शीश महल का फोटो दिखाया गया है, उस शीश महल के अंदर ये जो मीटिंग थी वो हुई थी. इस सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को, इसके नेतृत्व में जर्मन को साम्राज्य की घोषणा की. जर्मन साम्राज्य की यहाँ पर घोषणा कर दी गई. जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट, और प्रशिया का जो राजा था. जर्मनी में द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी
had demonstrated the dominance of Persian state power। ये जो जर्मनी के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ पर आपने सब पूरे प्रोसीजर में देखा होगा, जो प्रशा है उसकी कितनी इम्पॉर्टेंट भूमिका है और उसका कितना डोमिनेशन रहा है, उसका पता हमको चलता है। नए जो राज्य थे, नए राज्य ने जर्मनी की, जो नया राज्य यहाँ पर आया उसने जर्मनी की मुद्रा, उसकी करेंसी, उसकी बैंकिंग, उसकी कानूनी और जो न्यायिक व्यवस्थाएं थी उनको मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया, और प्रशा के द्वारा जो भी कदम उठाए थे उनकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल का काम किया। ये तो हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन। उसके बाद है इटली। अब बारी आती है इटली की। Italy unified. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation। जर्मनी के जैसे इटली में भी राजनीतिक विखंडन की एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। इटली बहुत सारे जो वंशानुगत राज्य थे और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire, और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरा हुआ था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी के दौरान जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से जो एक थे सार्डिनिया पिडमोंट, इसको रूल कर रहा था इटालियन प्रिंसली हाउस, उसको रूल कर रहा था। जो नॉर्थ था, द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन, जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। एंड द सेंटर वाज, और जो बीच वाला एरिया था उसको रूल कर रहा था पोप। एंड द सदर्न, और इसका जो सदर्न रीजन था ये अंडर द डोमिनेशन ऑफ बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। बोर्बन जो किंग थे स्पेन के, उनके डोमिनेशन के अंदर में था। मतलब इसके सारे जो पार्ट थे अलग अलग, उनके ऊपर अलग अलग डोमिनेशन थे। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। यहाँ तक कि जो इटालियन भाषा थी वो भी एक कॉमन तरीके से नहीं बोली जाती थी। स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। या इस इटालियन भाषा की भी हर जगह पर क्षेत्रीय लोकल वेरिएशंस थी, मतलब सभी लोग अलग अलग तरीके से उसको बोलते थे। ड्यूरिंग द 1830s ग्युत्सेपे मेज़िनी, इसका नाम पहले भी आया था, ग्युत्सेपे मेज़िनी, इसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक पूरा डिसाइडेड जो प्रोग्राम था वो आगे प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। प्रोग्राम ऑफ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। इटली को रिपब्लिक, एकीकृत रिपब्लिक बनाने के लिए इसने एक पूरा प्रोग्राम रखा था। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी, उसने अपनी एक गुप्त संगठन भी बनाया था यंग इटली नाम का। 1831 और 1848 के बीच में क्रांतिकारी विद्रोह जो थे, मतलब जितने भी रेवल हुए थे, उनकी असफलता के कारण युद्ध के ज़रिए जो इतालवी राज्य थे उनको जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई थी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एम्यूल सेकंड के ऊपर। ये सारी जिम्मेदारी आ गई इस इटली के यूनिफिकेशन की। नाउ द स्टेट्स, इटालियन स्टेट, through in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political domination। यहाँ पर जितने भी अब जो भी हाई सोसाइटी के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि यदि इटली एकीकृत हो जाता है, तो यदि इटली यूनिफाइड हो जाता है तो उनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस देश की वो बहुत ज़्यादा होगी, और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा यदि पूरा एरिया को जो जोड़ कर रखा जाएगा तो। Chief Minister Cavour, who had led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। फिर यहाँ पर जो भी ये व्यक्ति था सार्डिनिया पिडमोंट, ये एक क्रांतिकारी था और ना ही ये रिपब्लिक में डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति था। ये इटालियन भाषा बोलते, लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट, जैसे कि दूसरे वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर होते हैं इटालियन एलाइट के, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच बहुत ज़्यादा अच्छी बोलता था अदर देन इटालियन। मतलब इटालियन भाषा इतनी अच्छी नहीं बोलता था जितना फ्रेंच मच बेटर बोलता था। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। फिर सार्डिनिया जो यहाँ पर बहुत ही एक
कूटनीतिक जो ट्रीटी संधि हुई थी जिसके पीछे कावूर का हाथ था, तो उससे सार्डिनिया पिडमोंट जो था 1859 में उसने ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हरा दिया उसने। और उसके बाद नियमित तरीके से सैनिकों के अलावा जो जेसुपे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में उसने सशस्त्र स्वयंसेवकों पर उसने इस युद्ध में हिस्सा लिया 1860 में। उसके बाद this Cavalry Sardinia Piedmont succeed in defeating Austrian forces. Apart from regular troops, रेगुलर सेनाओं के अलावा बड़ी मात्रा में जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवक जो अपनी मर्जी से इच्छा से काम करते हैं, द वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसेपे गैरिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे। यहाँ पर इस लड़ाई में गुइसेपे गैरिबाल्डी के लीडरशिप में बहुत सारे वॉलंटियर भी शामिल हो गए थे 1860 में। दे मार्च इनटू साउथ इटली, ये सभी लोग जो थे साउथ इटली की तरफ बढ़े। किंगडम, यहाँ पर जो किंगडम था दो सिसिलियों का राज्य था यहाँ पर। एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल। और फिर ये जो 2 सिसिलीज हैं यहाँ पर, इस जो नीचे मैप भी दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हो 2 पिक्चर दिए गए हैं। इटली के यूनिफिकेशन के पहले का एक पिक्चर दिया गया है और आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी एक पिक्चर दिया गया है। तो उसके बाद तो यहाँ पर जो 2 सिसिली के राज्य थे उनको भी हराने में कामयाब हुए ये। और उसके बाद unified, however much of the Italian population among whom rates of illiteracy was very high। लेकिन यहाँ पर जो इटालियन पॉपुलेशन थी जिनमें जो इलिटरेट लोग थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। रिमेन्ड ब्लिसफुल अनवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन ये जो लोग थे, जो भी अनपढ़ लोग थे, ये लोग अभी भी जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा है उससे ये सारे जो लोग थे, अनपढ़ लोग जो थे, जो पॉपुलेशन थी, उनको इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि किस तरीके से देश को यूनिफाइड किया जाए। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी कुछ सुना भी नहीं था और ये मानते थे कि ला टालिया विक्टर एम्यूल की पत्नी थी। वो ऐसा मानते थे, मीन्स उनको पता ही नहीं था कि जिस इटली के लिए ये इस पूरे देश को यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों को यूनिफाइड एक स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे उनको ये भी नहीं पता था कि एक्चुअल में ये राष्ट्रवादी जो यूनिफिकेशन उनके देश का हो रहा है उसका मतलब क्या है। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया, उसके बाद है ब्रिटेन की जो अजीब दास्तान है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। ये जो कुछ विद्वानों ने ऐसा तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल जो है वो आदर्श ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कोई अचानक उथल पुथल से नहीं हुआ था, ना ही किसी क्रांति का ये परिणाम था। ये एक लंबी चलने वाली प्रोसीजर थी। इट वॉज नॉट द रिजल्ट एंड इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। बहुत सारी अलग अलग लंबे समय से चली आ रही प्रोसेसेस का नतीजा था ये। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। और 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र ही नहीं था। ब्रिटेन जो है वहाँ पर द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग थे, अंग्रेज़, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, इसकी मुख्य पहचान एथनिक थी। एथनिक का एक मतलब होता है कि एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम, मीन्स एक कोई भी ऐसी पृष्ठभूमि, वो कोई समुदाय जिसको अपनी पहचान बना लेता है, तो वो होता है एथनिसिटी। तो ये जितने भी यहाँ पर द्वीप समूह थे, जितने भी आइलैंड थे यहाँ पर, इन सभी जातीय समूहों ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ये सारे लोगों की अपनी अपनी कल्चर था। एंड all of these ethnic groups had their own culture, political tradition, but as the English nation steadily grew in wealth, लेकिन जैसे ही जो अंग्रेज़ जो राष्ट्र की जो धन दौलत, अहमियत और सत्ता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, तो जो द्वीप समूह के दूसरे राष्ट्रों पर उसको अपना प्रभुत्व बढ़ाने में वो काफ़ी सफल हुआ। मीन्स जो ब्रिटेन था
जो मीन्स यहाँ पर जो आयरिश लोग थे वो जब उनकी डोमिनेंस बढ़ने लगी, जो ब्रिटेन के जो लोग थे, बट एज इंग्लिश नेशन, जो स्पेशली अंग्रेज़ी इंग्लिश बोलने वाले जो नेशन थे, उनकी वेल्थ काफ़ी बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे देशों को अपना कॉलोनी बना रहे थे, तो उनकी वेल्थ बढ़ रही थी, उनकी प्रेस्टीज बढ़ रही थी, पावर बढ़ रही थी। तो उन्होंने जो दूसरे नेशन थे आइलैंड के, उनके ऊपर उन्होंने अपना डोमिनेंस हासिल कर लिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी जिसने जो संसद के माध्यम से एक राज्य का निर्माण हुआ था, इसके केंद्र में इंग्लैंड था। मीन्स 1688 में मोनार्की से यहाँ पर ताकत छीन ली गई थी और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य, एक नेशन स्टेट का निर्माण हुआ। एंड विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, और जो इंग्लैंड था वो इसके सेंटर में था। विच द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted the formation of United Kingdom of Great Britain meant in the effect that England was able to impose its influence on Scotland. उसके बाद 1700 इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में हुआ था, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, निर्माण हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना डोमिनेंस जता पाया। इसके बाद ब्रिटेन की जो संसद है उसमें अंग्रेजी सदस्यों का दबदबा बना रहा। ब्रिटेन की पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति थी, कल्चर था, राजनीतिक संस्थान है, उनको योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। मीन्स स्कॉटलैंड की जो भी चीज़ें थी उनको काफ़ी पीछे रखा गया। स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, दे वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence. उसके बाद स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो निवासी थे, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिश की, तो